हरियाणा सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में लगातार जो है सरकार की जितनी भी नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में अपने अपने महकमों के बारे में मंत्रियों का क्या कहना है ये हम खास तौर पर दिखा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे रंजीत चौटाला जी से। कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा में और महकमा इनके पास जेल का महकमा है। और सर किस तरह से देखते हैं कि आपके जो महकमा है बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं जेलों को, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इसमें रही हैं अगर हम 4 सालों की बात करें, लेकिन आप अब किस तरह से देखते हैं कितनी अपग्रेडेशन हुई है और कितनी अभी भी और जरूरत है? नहीं मैडम, जेल में हरियाणा में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी वाला मामला तो नहीं रहा, पर ठीक है कि मीडिया की इस बात को कैसे ले। हमारी जेलें बहुत बढ़िया है। मैं हमारी जेलों का एक ही बड़ी बात बताता हूँ कि हमारी जेल में अभी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट होती है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिफेंस, ऑन रेलवे, सभी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स है कि जो जेल में कैदी हैं उनको कैसे व्यवहार रहता है उनके साथ, उनको कैसे ट्रीट, वो सेकंड रेट तो नहीं करते उन्हें। तो ये करके वो विजिट करती है, जिसमें 12 मेंबर पार्लियामेंट के थे, सभी पार्टीज के थे, कांग्रेस के भी थे, उसमें अन्ना डीएमके के भी थे, उसमें केजरीवाल जी के पार्टी के मेंबर भी थे, मुलायम सिंह के भी थे, सब पार्टी के मेंबर होते हैं। और उसके चेयरमैन सुशील मोदी थे जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। हमारे यहाँ तो प्रोटोकॉल से हमने उन्हें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करे। जब वो जेल में गए तो उनके साथ सेशन जज भी होते हैं, डीजीपी हमारे जेल थे, डीसीएसपी होते हैं। तो सारी जेल विजिट करके वो देखते हैं कि खाना कैसा दिया जाता है। इसके बाद वो ये देखते हैं कि जब इन्हें पैरोल मिलती है तो इन्हें कुछ ज्यादा लटकाया तो नहीं जाता, तुरंत कर देते हैं क्या। उनके साथ घर वालों से बातचीत कैसी रहती है, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन क्या है, ये सारी बातें वो देखते हैं। जब वो सब देख के जाने लगे तो फिर उन्होंने रजिस्टर रख दिया कि जी आप जरा इस पे कमेंट करें। तो जो चेयरमैन कमेटी के थे वो सभी की तरफ से लिखते हैं। उन्होंने जो लिखा है उससे ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारी जेल में आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हुई जो अक्सर हो जाती हैं, अखबारों में, मीडिया में देखते हैं कि कुछ कैदी जेल की दीवार फांद के भाग गए, कुछ सुरंग बना के नीचे से निकल के चले गए, कुछ बार जब उन्हें तारीख पे लेके जा रहे थे कोर्ट में तो इनकाउंटर करके छुड़ा के ले गए। हमारे हरियाणा में आज तक की एक भी घटना, इक्का दुक्का मोबाइल फेंकने की बात हो जाती है। एक 80 एकड़ में 100 एकड़ में जेल हो तो उस पर रात को अंधेरे में कोई भी बड़ी माइनर चीजें हो जाती हैं, पर ऐसा बहुत कम है। पर जब कोई ऐसा होता है तो हम छक्के में दे देते हैं, इमीडिएट एक्शन होता है उस पर। जो कोई रिस्पॉन्सिबल होता है उससे तुरंत एक्शन करते हैं। बाकी हमारी जेल में बहुत बढ़िया, अच्छा खाना है। पहले से हमने, अभी हमारे सीएम साहब ने, हमने एक पेट्रोल पंप लगाया, उसमें हमें कोई 1 करोड़ रुपया महीने की इनकम है। अब वो हमने ये तय कर लिया कि सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि नहीं, ये इनके कैदियों के खाने के सुधार पे लगाया जाए। तो हमने पहले एक सब्जी मिलती थी, अब उसके साथ खाना भी देना शुरू कर दिया, उसके साथ सब्जी, दाल के साथ सब्जी भी, दही भी, तो उसमें बहुत सुधार करा है। तो हमारी जेलों में और जेलों से बहुत बेहतर है। एक जेल हम रोहतक में बना रहे हैं जो सबसे पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए एक मॉडल होगी, जिसमें बहुत हार्ड क्रिमिनल्स को रखेंगे, जिसमें 3 टायर सिक्योरिटी होगी। हमारी हरियाणा की पुलिस पहरा देगी, उसके बाद सेंट्रल एजेंसी की भी एक पुलिस होगी, सीआरपीओ या दूसरी एजेंसी कोई भी हो, वो करेगी ताकि कनेक्टिविटी नहीं हो आपस में। को जो खोखार आतंकवादी हैं उनको उसमें रखा जाएगा, वो अलग से सेल बनेगा। जैसे सर वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक नई जेल है, बहुत अच्छी बढ़िया जेल बनाई गई है। ये विवाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि जेलों में मोबाइल मिलने का सिलसिला, क्योंकि पंजाब में भी बहुत केसेस सामने आते हैं, ऐसे हरियाणा में भी सामने आते हैं। और दूसरी चीज सर एक और है कि हाईकोर्ट में भी एक केस लगा था जिसमें हिमाचल प्रदेश की पॉलिसी फॉलो करने के लिए पंजाब और हरियाणा को कहा गया है, खासकर जो जेल के अंदर इनमेट्स हैं, यानी कि जो कैदी है, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसकी इनकम किस तरह से बढ़ानी है या फिर उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको लेकर एचपी की पॉलिसी जेल में, जैसे अम्बाला जेल में बेकरी बनती है, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ बाहर की बेकरी से भी वो एक लोगों में बहुत अच्छा उसका क्रेज है। बहुत जेलें जिनमें मिठाइयाँ बनती है, कई जेलों में फर्नीचर बनते हैं। तो इस तरीके के वो कैदी भी हैं, काम लगे रहते हैं, अच्छा है, बाहर निकलते हैं तो वो एक्सपर्ट करके निकलते हैं, आके अपना रोजगार बढ़िया शुरू कर लेते हैं।
ये जेलों में है हमारे। सर, इसके अलावा पराली का बहुत अहम मुद्दा चल रहा है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है राज्य सरकारें लगा रही हैं, चाहे पंजाब हो, दिल्ली की बात हम करें तो जिम्मेवार हरियाणा को बताया जा रहा है, क्योंकि AKU लेवल जो है सबसे ज्यादा हरियाणा का है दिल्ली के बाद। ये सच है कि हरियाणा 3 तरफ दिल्ली के बाद से हरियाणा है, पंजाब उसके बाद क्रॉस करके आता है, एक तरफ उत्तर प्रदेश आता है। पर हमारे यहाँ पहले से पराली चलाने का बहुत कम हो गया। पहले से अगर आप ये समझें कि 30% लोग जलाते हैं, 70% बंद हो गए। उसका कारण ये दिया कि हमने कुछ मोटिवेट करा लोगों को। एक कंपनी को हमने दे दिया, उन्हें वो इन सब परालीज को दे के पैलेट्स बनाते हैं और थर्मल में दे देते हैं, जिससे किसान को 2500 रुपया एकड़ दे रहे हैं। तो इससे किसान बड़े उत्साहित है, वो अपना उसके कंपनी को कहते हैं अपना ले जाओ, 2500 रुपया पर एकड़ मिलता है। तो वो इस बात से राजी है, जलाते नहीं, वो अपने आप ही मशीनों से काट के ले जाती है। लेकिन सर, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? ये बात ठीक है, प्रदूषण बढ़ा है, उसके अलग कारण है, उसके लिए दूसरे भी कारण है। ट्रैफिक भी है, दिल्ली में बहुत बढ़ रहा है, उसमें रेलवेज भी है, उसमें जो ज्यादा भीड़ भाड़ है इसका भी कारण है। दिल्ली के बाहर चारों तरफ इंडस्ट्रीज लगी हैं, वो भी कारण है। नोएडा में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में, सब जगह इंडस्ट्रीज बहुत लगी हैं। तो ये करके उसका भी कारण है, मतलब उसके लिए सो मेनी रीजंस हैं। पर पराली के मामले में हमने काफी कंट्रोल करा है। पंजाब की पराली को वजह मानते हैं कि यहाँ से जो किसी स्टेट को ब्लेम नहीं करेंगे, पंजाब के पराली भी नहीं है, दूसरी कारण भी है, जैसे मैंने ये बताया, ये भी है और उसमें पराली भी एक है। इसके अलावा एक और महकमा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर का। और अगर हम बात करें तो बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ पर हरियाणा में भी एक आंदोलन चलाया गया था, बिजली आंदोलन। कहा गया था कि जिस तर्ज पर दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली दी जाती है 600 यूनिट, उसी तरह से हरियाणा में भी मिल सकती है, पर सरकार ने नहीं दी। देखिए मैडम, ऐसा है कि कुछ बातें देखनी चाहिए कि उसकी फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है। हर आदमी अपना बजट करता है, प्लान करता है, तो ये सोच के करता है। हमारे यहाँ मैं अब केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, वो पंजाब हरियाणा में उन्होंने ये जो नारा दिया था, ये गुजरात में भी दिया था, ये हिमाचल में भी चुनाव में दिया था, दोनों जगह इसका कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया। हमारे यहाँ भी वो ये बात कह रहे हैं। पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हमारा गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है नॉर्थ इंडिया का। जितने एक्सावेटर बनते हैं उसमें हरियाणा अकेला 60% बनाता है। जितनी क्रेन बनती है वो 53% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितने मोटरसाइकिल देश में बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बना रहा है। जितने आपके ट्रैक्टर्स बनते हैं वो 32% हम बनाते हैं। जितनी कारें बनती है उसका 50% अकेला हरियाणा बनाता है पूरे देश का। जब भी चाहे टाटा आए, बिरला आए, अंबानी आए, अडानी आए, मित्तल्स आए, जब भी इंडस्ट्री लगाने को आएंगे तो सबसे पहले वो देखेंगे कि पावर की पोजीशन क्या है। हरियाणा में सबसे बढ़िया पावर हम परफॉर्म कर रहे हैं। इस करके सब बारे में आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपका जापान की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में है, उनके 1680 यूनिट हैं, जिसमें 28% केवल हरियाणा में है। 28% का मतलब आप ये समझिए कि 1600 में 400 हम अकेले हरियाणा में उनके यूनिट हैं। अगर जापानीज टेक्नोलॉजी तो बहुत आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उनके 400 यूनिट हमारे लग रहे हैं तो आप ये समझो कि पावर पोजीशन पे है। दिल्ली की जितनी केजरीवाल जी की इंडस्ट्री शिफ्ट करी है वो हरियाणा में आ रही है। दिल्ली में तो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। दिल्ली में जितने ग्रुप हाउसेज आप बारह के देखें, DLF देखें, आप अंसल देखें, आप यूनिटेक देखें, आप इसके बाद वाटिका देखें, TDI देखें, सब जो ग्रुप हाउसेज हैं आप करनाल तक आ गए। उधर जाएं तो पलवल से भी आगे चले गए। इधर गुड़गांव में मानेसर से आगे तक ग्रुप हाउसेज चला गया। इधर रोहतक तक आ गया। तो चारों तरफ जो बढ़ रहा है वो सारा ही दिल्ली का लोड है जो हमारे आ रहे हैं। एक एक जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है उसमें 800 हजार हाउसेज हैं, 4 बेडरूम है उनमें, उनको सबको पावर हम दे रहे हैं। अब मुझे पता नहीं केजरीवाल जी अपने क्या कहेंगे, हमारी तो पावर पोजीशन ये है। सर, बिजली तो आप दे रहे हैं लेकिन बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बोझ पर भी जो है वो सरकार पर पड़ रहा है। देखिए, सब लोग बिजली के बिल भरते हैं तभी उन्हें आगे बिजली मिलती है। सब हमने पहले ही तय कर दिया, जहाँ 3 टाइम ज्यादा आ जाए। पहले अगर किसी का बिल 3000 आता है, उसका 9000 आ गया तो उस बिल को इश्यू नहीं करेंगे कि उसे चेक करो दोबारा कि गलत तो नहीं आ गया। तो बिजली के बिल भर रहे हैं रेगुलर, हमारे खूब रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा। पिछले साल से 1500 करोड़ रुपए अभी 3 महीने में हमारा बढ़ के आया है।
इसके अलावा सर विरोधियों को किस तरह से देख रहे हैं? लगातार बयानबाजी हो रही है सरकार के कार्यकाल को लेकर भी, और एक 2 डिप्टी सीएम, कभी 4 डिप्टी सीएम बनाने की बयानबाजी भी आपने सुनी होगी। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कभी भी 4 डिप्टी सीएम नहीं होंगे तो फिर सीएम का क्या रहेगा? फिर सीएम तो कुछ है ही नहीं। अगर 4 डिप्टी सीएम हो गए तो हर मिनिस्टर अपनी फाइल, डिप्टी सीएम की अपनी इतनी पावर हो जाती है कि वो ही फाइल निकालेगा, फिर सीएम का कोई रोल नहीं रहता। 4 डिप्टी सीएम बनाना तो एक तमाशा हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। अब मैं तो सीएम तो एक ही होता है। कई बार ये होता है कोalition गवर्नमेंट बन जाती है तो वहां डिप्टी सीएम भी बनते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं देश में। पर 4 अगर डिप्टी सीएम बनेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि पब्लिक भी मजाक समझेगी, जो कह रहा है उसका भी मजाक ही है। कोई नसीहत सर विरोधियों को? नहीं होना चाहिए। सीएम तो एक ही होगा, डिप्टी सीएम एक आधा हो सकता है, पर 2 बनना भी नहीं अच्छा लगता। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर डेली पोस्ट के साथ खास बातचीत की। कैमरा पर्सन जतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।